हेलो एवरीवन, आज डेट है 20 जून 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सोन रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था अरावली रेंज को लेकर के। तो अरावली माउंटेन रेंज को अगर हम मैप पे व्यू करें, हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अरावली रेंज जो है लोकेटेड है। इसके एक्सटेंशन को अगर हम देखें तो राजस्थान के गुजरात स्टेट से ये स्टार्ट होकर के फिर राजस्थान, हरियाणा एंड लास्ट में दिल्ली की रायसीना हिल्स तक इसका स्प्रेड है। जो अरावली रेंज है वो एक तरीके से आप सभी को पता है इंडिया के वेस्टर्न पार्ट पर थार डेजर्ट है और उस थार डेजर्ट के ईस्टर्न पार्ट में स्प्रेड को रोकने का काम करती है स्पेसिफिक अरावली रेंज। अरावली रेंज का ओरिजिन प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में काफ़ी इरोडेड फॉर्म में लोकेटेड है अरावली रेंज। अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है जो राजस्थान में लोकेटेड है, राजस्थान के माउंट आबू में लोकेटेड है और उसकी 1722 मीटर उसकी हाइट है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अरावली रेंज से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है अग्निपथ स्कीम को लेकर के। प्रेजेंट टाइम में जो हमारी आर्मी है उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है कि जो अग्निपथ स्कीम है इससे क्या क्या हमें बेनिफिट होगा और किन किन प्रोविज़न को लेकर के जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उन प्रोविज़न को लेकर के तो काफ़ी लंबे टाइम से हमने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि वो सारे स्टूडेंट्स जो एंट्री लेंगे अग्निपथ स्कीम के थ्रू अग्निवीर बनने के लिए उन सभी को प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं लेना चाहिए। ओके, यहाँ पर सबसे पहले क्लेरिफिकेशन ये दिया गया कि देखो प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट ये हो रहा है कि जो अपर एज लिमिट है उसको 21 क्लियर किया गया है। हालांकि 2 साल से लास्ट 2 ईयर से कोविड की वजह से जो आर्मी में एंट्री जो प्रोसीजर है वो नहीं कंप्लीट किया जा रहा था, इसीलिए इस साल के लिए प्रेजेंट एकेडमिक सेशन के लिए 2 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है, कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है और अपर एज लिमिट को कर दिया गया है 23 ईयर। तो यहाँ पर बोला कि 1984 में जो हमारी आर्मी है उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था कि हम जो है वो अपर एज लिमिट जो उस टाइम 32 थी उसको डिक्रीज़ करके टाइम टू टाइम यूथ एज में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन हालांकि उसके ऊपर जो काम है वो ढंग से नहीं किया गया, प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसको अप्लाई नहीं किया गया। उसके बाद में कारगिल रिव्यू कमेटी जो बनी उन्होंने भी ये इस पॉइंट के ऊपर अपना रिव्यू रखा था कि जो अपर एज लिमिट है आर्मी में उसको डिक्रीज़ किया जाना चाहिए और यूथ एज को ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री देने की ज़रूरत है। यहाँ पर आर्मी की तरफ से क्लेरिफिकेशन ये भी आया है कि आने वाले टाइम में जो है वो और ज़्यादा मैकेनाइजेशन और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है आर्मी में, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्किल बेस और यूथ जो लोग हैं वो ही आर्मी में चाहिए। ओके, यहाँ पर जो भी बेनिफिट्स देने की बात की गई है अग्निपथ स्कीम में उन सभी के बारे में बताया गया है। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि जल्दी इसका जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो भी एग्ज़ाम प्रोसीजर है उसको कंप्लीट किया जाएगा और इस ईयर के एंडिंग तक जो भी आपका एक जो ट्रेनिंग प्रोसीजर है उसको भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो यूथ को ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं इनमें इन्वॉल्व ना हो करके अपना जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। जो अग्निपथ स्कीम है वो हमारे यूथ को एक स्किल्ड मैन के रूप में ट्रेंड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये बेनिफिशियल जो बेनिफिट्स हैं इस स्कीम के उसके बारे में रिवील करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो ये जो आर्टिकल है ना यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं, नेक्स्ट पेजेस पे इसको अच्छे से डिस्कशन कर रखा है, अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड ही है तो इसके बारे में हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये आर्टिकल रिलेटेड है
अफगानिस्तान में एक गुरुद्वारा, वहाँ पर अटैक हुआ। अटैक होने से कुछ लोगों की वहाँ पर डेथ हो गई और इंडिया ने कुछ लोगों को 111 लोग हैं जिन्होंने 2021 में इंडिया में अप्लाई कर रखा था वीज़ा के लिए, तो उनको इमरजेंसी वीज़ा दिया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वो इसीलिए लाया गया था कि हमारे इंडिया के नेबर कंट्री जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ पर जो माइनॉरिटी है, सिक्स माइनॉरिटी कौन सी माइनॉरिटी, जो हमारे इंडिया में नेशनल लेवल पर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको ये अप्रूवल दिया गया था कि इन कंट्रीज़ से अगर वो हमारे इंडिया में 2014 से पहले इंडिया में आए हैं तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। और उसी को लेकर के एक तरीके से एक्सटेंशन है और उन लोगों के वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए इंडिया ने ये काम फिर से किया है कि वहाँ के जो लोग हैं जो इंडिया में आना चाहते हैं उनको इमरजेंसी वीज़ा वहाँ पर दिया गया है। ओके, तो 111 लोगों में अफगानी जो लोग हैं उसमें हिंदू शामिल हैं और सिख लोग शामिल है। हमारे इंडिया में नेशनल लेवल पर कौन कौन सी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उन 6 के नेम जो हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी को पता है 5G जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है उसका जल्दी ऑक्शन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर COAI सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हमारी गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि जो भी आपने प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया है, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो भी 5G का ऑक्शन होगा उसमें कुछ गीगाहर्ट्ज़ जो हैं, कुछ बैंड जो हैं वो प्राइवेट नेटवर्क के लिए कैप्टिव रखे जाएंगे। तो यहाँ पर COAI ने जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है उन्होंने बोला है कि जो भी आपका प्रोसीजर है, जो प्राइवेट नेटवर्क्स को आप स्पेशल तरीके से कुछ एरिया जो आपने कैप्चर किया है, बोला है कि इनको प्राइवेट नेटवर्क्स को ही हम अलाउड करेंगे। उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, GST किस तरीके से पेमेंट सिस्टम होगा, जो भी आपका क्लैरिफिकेशन है वो सब कुछ जो है वो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स को आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ओके, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर COAI जो टर्म है वो इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले COAI सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है और एक एडवोकेसी ग्रुप है जो स्पेसिफिक टेलीकम्युनिकेशन जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर फोकस्ड है। 1995 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एक रजिस्टर्ड नॉन गवर्नमेंटल सोसाइटी के रूप में। ओके, इसके बारे में बेसिक फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो COAI जब एक ऑफिशियल के रूप में एक मर्ज हुआ और जब ये एस्टेब्लिश हुआ तो धीरे धीरे इन्होंने इंडिया की जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसकी ऑफिशियल वॉइस बनने का काम किया। ये प्रेजेंट टाइम में जो भी मिनिस्ट्रीज हैं, पॉलिसी मेकर हैं, रेगुलेटर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, टेक्निकल बॉडीज़ हैं, इन सभी के साथ में डिस्कशन करता है। अगर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में कुछ नए इशू हैं, कुछ नई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। एक फोरम भी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है COAI, जहाँ पर डिस्कशन होता है बहुत सारे आइडियाज़ को लेकर के, बहुत सारे जो भी बॉडीज़ हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन सभी के बीच में डिस्कशन हो और एक बेटर सॉल्यूशन जो है वो निकल करके आए। इसके लिए वो अपने आप को एक फोरम के रूप में भी रिप्रेजेंट करता है। तो COAI से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि जब श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में इश्यू चल रहा है और काफ़ी लंबे टाइम से इश्यू चल रहा है, तो इंडिया के लेकर के उन्होंने आंसर दिया कि इंडिया ने रियली में जो श्रीलंका है जब क्राइसिस मोड में है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। अब यहाँ पर उनसे क्वेश्चन किया गया है कि इकोनॉमिक क्राइसिस को आप किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला है कि जल्दी हम लोन रीस्ट्रक्चरिंग जो प्रोसीजर चल रहा है उसके बारे में हम व्यू करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने टाइम का एक्सटेंशन हमें मिलता है और किस तरीके से हमारे लोन को रीस्ट्रक्चर किया जाता है। उसके बाद में जल्दी ही हम एक बजट लेकर के आएंगे और जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो आर्टिकल है अमेजन प्राइम पर आप सभी ने पंचायत जो सीरीज है, वेब सीरीज जिसका सेकंड पार्ट भी आ गया है, वो आपने व्यू किया होगा और उसमें विलेज का नेम था फुलेरा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि उसमें यूपी का एक विलेज दिखाया गया था उसको, लेकिन उसकी जो लोकेशन है वो एमपी का जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक जगह है महोदिया विलेज, वहाँ पर इसकी शूटिंग हुई थी। और इसमें शो किया गया है कि अभी एमपी में ग्राम पंचायत के इलेक्शन चल रहे हैं तो जो इश्यूज उसमें शो किए गए थे वो ही यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जो पंचायत सेक्रेटरी हैं उनका नाम है हरीश मिश्रा।
तो जो हरीश मिश्रा हैं उनके साथ में भी बहुत सारी कंप्लेनिंग जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। हरीश जोशी, सॉरी, पंचायत सेक्रेटरी का नेम, जो उसमें थे अभिषेक त्रिपाठी। और यहाँ पर जो बताया गया है कि देखो उसमें भी हमें क्या देखने को मिला था कि सरपंच पति वहाँ पर देखने को मिला था। तो सेम यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया है प्रेजेंट टाइम के पंचायत इलेक्शन में, तो ओबीसी की सीट यहाँ पर आई है। तो पहले जो यहाँ पर सरपंच थे राजकुमारी सिसोदिया और उनके हस्बैंड लाल सिंह जो है उनको रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन वो जनरल कैटेगरी से आते थे, तो उन्होंने अब अपनी तरफ से जो कैंडिडेट है उसको उतारा है रीना बाई को। और उनका जो पंपलेट है उसमें रीना बाई की फ़ोटो बहुत छोटी है, उससे बड़ी जो है वो राजकुमारी सिसोदिया की फ़ोटो होगी, और सबसे बड़ी जो फ़ोटो है राजकुमारी सिसोदिया के हस्बैंड लाल सिंह की है। ओके, तो ये चीज़ें शो करती हैं कि अगर हम बेसिक ग्राउंड लेवल पर जाएं तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो रियली में, जैसे जो रियल लाइफ में हमें दिखाई जा रही है, उनसे आप रिलेट कर सकते हो कि ग्राउंड लेवल पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्राउंड लेवल पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, पेज नंबर 5 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो हिजाब इशू को लेकर के है। आप सभी को पता है कि कर्नाटका में इसको लेकर के इशू क्रिएट हुआ, फिर उसके बाद में कर्नाटका का जो हाई कोर्ट है उन्होंने डिक्लेरेशन दिया कि हिजाब को बैन करना है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो उनकी यूनिफॉर्म है उसी को फॉलो किया जाए। सभी कम्युनिटी के जो गर्ल्स हैं, सभी कम्युनिटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी यूनिफॉर्म को लेकर के जो डिसिप्लिन है उसी को फॉलो करेंगे। और हिजाब को लेकर के रेगुलर हम वहाँ पर क्लैश भी देखते हैं कि वहाँ पर अगर कोई एग्जाम हो रहा है और अगर गर्ल्स वियर करती है हिजाब को तो उनको एंट्री करने तक से मना किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसको लेकर के पिटीशन डाली गई थी, रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में, कि इसको दोबारा से डिस्कशन किया जाए और ये जो भी इशू है इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। देखो, जो भी गर्ल्स हैं जिन्होंने पिटीशन डाली, उन्होंने सबसे पहले तो बोला कि हिजाब जो है वो हमारे रिलीजन का एक इंटीग्रल पार्ट है। आर्टिकल 25 को बेसिस बनाते हुए उन्होंने रखा। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन के बेसिस पर उन्होंने रखा कि सभी को एजुकेशन का राइट है और हमें यूनिफॉर्म के बेसिस पर हमारे जो राइट हैं उनको वायलेट करने की कोशिश की जा रही है। राइट टू इक्वलिटी है, बहुत सारे पॉइंट्स के बेसिस पर उन्होंने यहाँ पर ये बात रखी थी। अब इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में देखो अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है केस, इसकी कब डेट है इसको लेकर के क्वेश्चनिंग नहीं की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम बोला था कि हम जल्दी इसको लेकर के डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एजुकेशन जो राइट्स है उसको वायलेट हो सकता है, जो भी एजुकेशन राइट है गर्ल्स का उसको लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है, जल्दी इसको लेकर के डिस्कशन होगा। लेकिन अभी तक इसका डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ है। ओके, देखो कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये बोला था कि जो हिजाब है वो कहीं भी, चाहे इस्लाम की जो भी पायस बुक हैं उनमें कहीं भी नहीं लिख रखा है। टाइम के साथ में एक जो प्रोसीजर है या फिर एक ट्रेडिशन जो है हिजाब वेयरिंग की वो स्टार्ट हुई है और उसको लोग जो वहाँ के कम्युनिटी जो है मुस्लिम कम्युनिटी वो इसको फॉलो करने लगी हैं। तो इंटीग्रल पार्ट नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है और उसी के बेसिस पर ये माना जाता है कि राइट टू इक्वलिटी को फॉलो करते हुए जो भी आपके बेसिक प्रिंसिपल हैं यूनिफॉर्म को लेकर के उसी को फॉलो किया जाना चाहिए और आपकी कम्युनिटी जो ड्रेस है उसको आप वेयर नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर पेज नंबर 6 पर अभी आप सभी को पता है कि एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो पब्लिश किया गया। येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो हैं वो इसको पब्लिश करती हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है उसको काफ़ी डिग्रेडेड फॉर्म में यहाँ पर शो किया गया है। 180 मेंबर कंट्री में सबसे लास्ट जो है वो इंडिया को यहाँ पर दी गई रैंक जो है। तो यहाँ पर इंडिया के क्या क्या टारगेट हैं, इंडिया ने किस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी किया है और किन किन पॉइंट्स के ऊपर अपने आप को रेगुलेट करने की कोशिश की है, उसके बेसिस पर जो राइटर हैं उन्होंने ये बोला है कि इंडिया जो है वो अपनी पॉलिसीज़ को रिकास्ट कर सकता है, जिसकी वजह से जो EPI एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो है वो दोबारा से चेंज हो सकती है। ओके, अब यहाँ पर इंडिया के जो टारगेट हैं उनके बारे में बताया है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज एक काफ़ी बड़ा इशू है। टाइम के साथ में जिस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है अर्थ का,
उसकी वजह से न सिर्फ इंडिया बल्कि अगर हम ग्लोबली लेवल पर देखें तो आईपीसीसी की प्रेजेंट टाइम में जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई उसमें ये बताया गया है कि ग्लोबली लेवल पर ही इस टेम्परेचर इंक्रीज का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, जिस तरीके से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। जो मानसून सीजन है वो टाइम के साथ में जिस तरीके से चेंज हो रहा है, समर विंटर सीजन का जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, समर का ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो रहा है, विंटर का ड्यूरेशन जो है वो टाइम के साथ में शिफ्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमें शो करती हैं कि क्लाइमेट के क्या क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर राइटर ने इंडिया के जो भी बेसिक प्रोविज़न है, जो भी टारगेट्स हैं उनके बारे में बताया है कि इंडिया ने 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ, कोप की जो मीटिंग हुई थी उसमें पेरिस एग्रीमेंट के बेसिस पर इंडिया ने और पेरिस ने मिलकर के एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकें, ताकि फॉसिल फ्यूल्स का कम से कम यूज़ हो, और फॉसिल फ्यूल्स का जब कम से कम यूज़ होगा तो जो टेम्परेचर जो हाइक हो रहा है अर्थ का उसको हम डिक्रीज़ कर पाएंगे। उसमें कुछ डिसीजन लिए गए थे, हर कंट्री ने अपने कुछ टारगेट बनाए थे, जिसमें इंडिया ने भी अपने टारगेट बनाए थे कि इंडिया जो है वो टाइम के साथ में फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ करेगा, फॉसिल फ्यूल्स का जो है जितनी भी एनर्जी कंज्यूम करता है उसमें से 40% एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हम प्रोड्यूस करेंगे, फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ करेंगे, कार्बन सिंक जो है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। और भी बेसिक फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो भी कंट्रीज़ हैं उनको लेकर के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सोलर एनर्जी है उसके ऊपर फोकस किया जाए। अभी प्रेजेंट टाइम में कोप की 26 जो मीटिंग हुई ग्लासगो, उसमें भी इंडिया ने अपने टारगेट फिक्स किए हैं, और टारगेट में ये डिसाइड किया है कि 2070 तक हम जो है वो नेट जीरो एमिशन टारगेट को अचीव करेंगे। तो इंडिया के कुछ बेसिक प्रोविज़न है। हालांकि अगर हम देखें तो जो भी हमारे टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में जो हमें एक प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए था, जैसे 2070 तक हमें नेट जीरो टारगेट अचीव करना है। ये टारगेट हर कंट्री ने इसलिए लिया है कि नेट जीरो एमिशन जब होगा तो इससे अर्थ का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है उसको हम रोक पाएंगे। तो इसमें गवर्नमेंट के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस सभी के बारे में पॉइंट के बारे में रखा गया है। इसके अलावा अदर लेवल पर अगर हम देखें, बेसिक लेवल पर रेगुलर हम न्यूज़ रीड करते हैं तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का हम यूज़ करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है वो हर एरिया में उसका यूज़ इंक्रीज़ हो, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, ताकि जो एमिशन है वो कम से कम हो सके। तो स्पेसिफिक जो गवर्नमेंट के जो टारगेट हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, रिवीजन है एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर जो इंडिया है वो काम कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7, और इस आर्टिकल में बताया गया है कि अभी जो अग्निपथ स्कीम है इसमें पेंशन एक सबसे बड़ा इशू बना हुआ है कि पेंशन नहीं दी जाएगी। जो भी अग्निवीर हैं उनको जब उनकी जो 4 इयर्स का जो टर्म है वो कंप्लीट होगा उसके बाद उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो इस आर्टिकल में यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम कंपेरिजन करें अदर सेक्टर से तो इंडिया की जो आर्मी सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है वो वहाँ पर होता है पेंशन को लेकर के। मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो पेंशन पेमेंट सिस्टम है वो टाइम के साथ में इंक्रीज़ होता जा रहा है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितना भी मनी अलॉट होता है ना, उसमें से 70% जो डिफेंस बजट है वो उसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च हो जाता है। सिर्फ 30% जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च होता है, मतलब फोर्सेज के मॉडर्नाइजेशन को लेकर के खर्च होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बहुत कम पैसा खर्च होता है, और अगर ये मनी कम खर्च होगा तो जो मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए आर्मी फोर्सेस का वो बहुत कम हो पाएगा। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि अग्निपथ स्कीम को लेकर के जो इशू हैं उसको गवर्नमेंट जो सॉल्व करने की कोशिश कर रही है उसका बेसिक रीजन ये है कि हमारे यहाँ पर जो मनी है वो अदर एरियाज़ में ज़्यादा खर्च हो रहा है। फ्यूचर के लिए हमारी क्या प्लानिंग है, क्या प्रोसीजर है, उसके लिए कम खर्च किया जा रहा है, जिसकी वजह से ही ये नई स्कीम जो है वो बनाई गई। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स में उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। राइटर ने ये बोला है कि देखो प्रेजेंट टाइम में कुछ डाटा है, CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उन्होंने अभी ये रिपोर्ट किया कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है वो रूरल वीमेन का 9.92% है मार्च 2022 में, और मैन का है 67.24%।
ओके ये सबसे ज़्यादा कंसर्न वाला पॉइंट है। CMIE के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लेबर मार्केट में बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपनी जॉब को छोड़ दिया, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए, एक बेटर लुकिंग एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा। तो राइटर का यहाँ पर बोलना है कि आप बोल रहे हो कि वो जॉब छोड़ रहे हैं, जॉब छोड़ नहीं सकते वो। उनका जो, अगर आप एक बेसिक ग्राउंड लेवल पर उनकी जो एक्टिविटी और उनकी जो लाइफ स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो उनके पास में एक राइट ही नहीं है कि वो जॉब छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बोला है कि कंपलसरी ये गवर्नमेंट को डिसाइड किया जाना चाहिए कि जो भी वर्कफोर्स हैं, जो कि वर्किंग प्लेस हैं, वहाँ पर वीमेन का इंक्लूजन ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके लिए कंपल्सन बेसिस पर जो बेसिक टर्म्स हैं उनको डिसाइड किया जाना चाहिए। यहाँ पर राइटर ने बहुत सारी मनरेगा स्कीम के बारे में बताया है कि मनरेगा स्कीम में जो वीमेन है उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बेसिक लेवल पर जाकर के डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले तो देखो, कुछ जैसे कि काला बुरांगी डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि वहाँ पर 200 पॉन्ड्स को डिगिंग आउट करना था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्राउंड लेवल को रिचार्ज किया जा सके। लेकिन काला बुरंगी जो एरिया है वहाँ पर जो सोइल है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो उसको डिगिंग करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। कुछ टारगेट फिक्स किया गया होगा कि इतने दिन में इतना काम जो है वो किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर वीमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा था और वीमेन को डिगिंग करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि सोइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी। तो इसके बेसिस पर यहाँ पर बताया गया है कि ग्राउंड लेवल पर जब आप जाओगे तो उनको जो प्राइस दिया जाना चाहिए था मनरेगा स्कीम के अंडर, उतना उनको प्राइस नहीं दिया जाता है। इसके अलावा जो भी उनका वर्किंग प्लेस होता है वहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए वो भी नहीं है। उनके पास ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्रैश सिस्टम नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर ये बेसिक चीज़ें रखी गई हैं। ये तो बात की गई मनरेगा स्कीम की। ओके, अब बात की गई है जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन जो सोसाइटी है वहाँ पर, कि कंस्ट्रक्शन जो साइट्स हैं वहाँ पर भी विमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है। लेकिन उनको जो है वो फॉर्मल वर्किंग सेक्टर में उनका इंक्लूजन नहीं होता है, क्योंकि अगर फॉर्मल सेक्टर में उनका इंक्लूजन होता है तो बहुत सारे इंश्योरेंस, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको देनी पड़ती हैं, इसलिए इनडायरेक्टली उनका इंक्लूजन होता है। उनको मनी जो है वो मैन के कंपैरिजन में कम दिया जाता है। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनके ऊपर अगर गवर्नमेंट फोकस करे तो वीमेन का पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज होगा और वीमेन जो है वो एक कंपल्सन बेसिस पर जो है वो इक्वलिटी हमारी सोसाइटी में हर लेवल पर आ पाएगी। लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम है उनको हमारी गवर्नमेंट को सॉल्व करने की ज़रूरत है कि जिन जिन बेसिस पर, जिन जिन पॉइंट्स पर इनइक्वलिटी फेस करनी पड़ रही है वीमेन को मैन के कंपेरिजन में, उन सभी को सॉल्व करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर। अभी WTO की 12th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई और इसमें कुछ पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन किया गया। सबसे पहले तो ये मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती क्या है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती क्या है WTO की, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है WTO की, इसमें जो सभी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं वो मिलते हैं और हर 2 साल में एक बार ये होती है। इसमें जो भी मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, उन सभी के ऊपर डिसीजन लिया जाता है और फिर उनको एक तरीके से कंसेंसस बेसिस पर उनको अप्लाई किया जाता है। जैसे कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जो होता है, वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ डेलीगेशन होते हैं और फिर उन बोर्ड के पास में, डेलीगेशन के पास में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में जो पावर है वो होती है कि कोई भी इशू है उसको लेकर के डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक में, वो ही डिसीजन लेते हैं। लेकिन WTO में ऐसा नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो एक कंसेंसस बेसिस पर जो भी इशू है उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं और उनको लेकर के डिस्कशन किया जाता है। इस साल की जो मीटिंग है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई। कुछ इश्यूज यहाँ पर डिस्कशन किए गए, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उन इश्यूज के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात किया गया कि डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी की बात की गई, डोमेस्टिक सपोर्ट टू एग्रीकल्चर, कॉटन मार्केट एसेस की बात की गई। इसके अलावा ई-कॉमर्स सेक्टर की बात की गई, फिशिंग सब्सिडी जो है उसके बारे में बात किया गया, कोविड की जो वैक्सीन है उसके बारे में बात किया गया। कोविड की वैक्सीन को लेकर के सबसे पहले डिस्कशन हुआ कि कोविड की वैक्सीन जो है उसको आप क्या नहीं दिए, IP जो राइट्स हैं वो अभी रूल आउट ना किए जाएं, उनको रेगुलर ना किया जाए, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, तो वो
जो भी प्रोसीजर फॉलो किया गया इन वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए वो सभी कंट्रीज़ को अभी इजीली अवेलेबल हो सके। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अप्लाई होते हैं तो उस कंट्री से उन राइट्स को खरीदने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और वो कंट्री जब अलाउ करे तभी दूसरी कंट्री जो है उस प्रोसीजर को फॉलो कर सकती है। लेकिन कोविड की जब वैक्सीन बनी तो उसको ओपन रखा गया कि सभी कंट्रीज प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कोविड की वैक्सीन को बना सकते हैं। दूसरी बात की गई यहाँ पर वो रिलेटेड है ई कॉमर्स को लेकर के। ई कॉमर्स में अगर हम देखें तो ई कॉमर्स दो तरीके का, ई कॉमर्स में या तो हम कोई सामान जो है वो ऑनलाइन मंगवाते हैं या फिर प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखो तो ऑनलाइन जो भी वेब सीरीज जो हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, इनका सभी का क्रेज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन वीडियोस को डाउनलोड करते हैं। ये दो प्रोसीजर हो गए, दोनों ई कॉमर्स के अंडर आता है। लेकिन अगर हम फॉरेन कंट्री से कोई सामान मंगवा रहे हैं ई कॉमर्स प्रोसीजर का फॉलो करते हुए, मान लो हमने अमेजन पर कोई चीज़ जो है ऑर्डर की, कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, उसके बाद में मान लो वो दूसरे कंट्री से हमारे इंडिया में आ रहा है, तो हमारी जो पोर्ट सिटीज़ हैं जहाँ पर वो एंटर करता है वहाँ पर जो भी रेवेन्यू चार्ज किया जाता है उनके ऊपर वो अप्लाई होता है। लेकिन अभी हम कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, उनको लेकर के अभी कोई प्रोसीजर नहीं है, तो इसको लेकर के भी यहाँ पर डिस्कशन हुआ। हालांकि इंडिया ने ये बात रखी कि इनके ऊपर जो है वो रेवेन्यू जो है वो जनरेट होना चाहिए, रेवेन्यू इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन जो कुछ कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसका अपोज किया कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारी 13 मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगी 2023 में, तब तक जो है इसके ऊपर कोई भी रेवेन्यू इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। इंडिया ने इस चीज़ को लेकर के क्लियरली बोला है कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बोला है, 105 कंट्रीज़ में जिन्होंने बोला है कि जो मोरेटोरियम दिया जा रहा है ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ जिसमें वीडियो डाउनलोडिंग है, उनको लेकर के अभी भी मोरेटोरियम को फॉलो किया जाना चाहिए। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने इसका पोजीशन किया है कि रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और हमारे यहाँ पर जो है वो किस तरीके से ये जो ई कॉमर्स है वो इंक्रीज़ होगा, इसका क्या क्या आने वाले टाइम में कितना मार्केट डेवलप होगा, इसके बारे में हमें पता नहीं है। अगर हम ये अभी कंसेंट दे देते हैं कि इसको लेकर के मोरेटोरियम रेगुलर चलता रहे, तो आने वाले टाइम में इंडिया को और अदर कंट्रीज़ जो भी हैं जो डेवलपिंग मोड में हैं और जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की जो भी वेब सीरीज़ है उनको व्यू किया जा रहा है, तो उनको इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ओके, बात की गई फिर फिशिंग प्रोडक्ट्स की कि फिशिंग को इंडिया काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी देता है। इंडिया के मिनिस्टर ने साफ क्लियर किया कि अगर हम कंपैरिजन करें ना अदर कंट्रीज से, जो भी काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर तो इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है फिशिंग प्रोसीजर को लेकर के कि आप सी बेड लेवल तक जा कर के जो भी फिशिंग है उन सभी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करोगे ना, फिशिंग जो भी वर्किंग प्लेस है, जो भी फिशिंग एरिया में जितने लोगों का इंक्लूजन है, उनका अगर आप कंपैरिजन करोगे तो हमारे यहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा है। हम सब्सिडी जो है वो एक लेवल तक देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इतनी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन ला रहे हैं टेक्नोलॉजी का जिससे बहुत ज़्यादा जो भी हमारा इकोसिस्टम है वो इफेक्ट होता हो सी लेवल पर। ओके, तो यहाँ पर इंडिया ने बोला है कि जो भी फिशिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको जो भी सब्सिडी दी जाती है उनको एक हाई लेवल पर जो आप मैकेनाइजेशन कर रहे हो उन सभी को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। लेकिन इंडिया के जो इश्यूज हैं वो अलग लेवल के हैं। हमारी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन इसके ऊपर डिपेंडेंस है, तो उसको आप क्या नहीं कर सकते, फिशिंग सब्सिडीज़ को बंद नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें अगर हम बात करें तो इंडिया के कुछ बेसिक पॉइंट्स जिसमें इंडिया ने अपनी बात रखी और उसको माना भी गया, तो इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा ये WTO की जो 12th कॉन्फ्रेंस जो रही, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर जो रिलेटेड है, देखो अफगानिस्तान में जो अटैक देखने को मिला गुरुद्वारा में, तो उन्हें अभी अगर हम देखें कि 2021 में जब तालिबान ने वहाँ पर रिकैप्चर किया, उसके बाद में हमारे इंडिया ने एम्बेसी को वहाँ पर क्लोज कर दिया था। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले हमारे इंडिया का एक डेलीगेशन जो है वो अफगानिस्तान की विजिट पर, जिसमें ये होप की जा रही थी कि जल्दी हम अपनी जो एम्बेसी है उसको ओपन करेंगे। लेकिन ये जो अटैक देखने को मिला, इससे हो सकता है कि इंडिया का जो प्लान है उसको कुछ टाइम के लिए और ज़्यादा होल्ड रखा जाए। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो हमने फ्रंट पेज पर जो आर्टिकल बोला था उसी के बारे में बता रखा है कि जो भी अग्निवीर जिनको इंक्लूड किया जाएगा अग्निपथ स्कीम को फॉलो करते हुए, उनको एक डिस्टिंक्ट रैंक दी जाएगी। ओके, और जो भी प्रोसीजर है, जो भी उनकी जो भी ड्रेस होगी, यूनिफॉर्म होगी, उन सभी के बेसिस पर जो भी रैंक उनको दी जानी है उन सभी को फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर आर्टिकल रिलेटेड है
सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सबसे पहले तो कोई भी चिल्ड्रन जो है, कोई भी चाइल्ड है, उसके राइट हैं कि अगर उनके पेरेंट्स सेपरेट होते हैं आफ्टर मैरिज और जो भी चिल्ड्रन को लेकर के जो भी इशूज हैं तो दोनों पेरेंट्स को सेम राइट्स हैं। ओके। सेकेंड यहाँ पर आर्टिकल है, इंडिया और बांग्लादेश ने डिसीजन लिया है, बहुत सारी लगभग 54 रिवर जो हैं वो इंडिया और बांग्लादेश में एक दूसरे कंट्री को इफेक्ट करती हैं। तो इन कंट्रीज़ के रिवर मैनेजमेंट पर इंडिया और बांग्लादेश जो है वो जल्दी काम करेंगे। इंडिया से बहुत सारी रिवर निकलती हैं, बांग्लादेश में एंटर होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्लड जैसी सिचुएशन जो है काफ़ी क्रिएट हो जाती हैं। तो इंडिया ने क्लियर किया है कि जो भी फ्लड इशूज हैं उनको मैनेज करने के लिए इंडिया काम करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये म्यूज़ियम, पीएम म्यूजियम। हमारे इंडिया के अब तक जो भी पीएम हैं रहे उनके लेकर के म्यूजियम बनाया गया और 21 अप्रैल को इसको ओपनिंग की गई थी। अब तक 37,000 लोग जो हैं वो यहाँ पर विजिट कर चुके हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जो वीआईपी विजिटर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर देखने को मिले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है, नाटो चीफ ने बोला है कि यूक्रेन के साथ में जो इशू हो रहा है रशिया का, हो सकता है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चले। नाटो चीफ ने ये भी बोला है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प करने की ज़रूरत है यूक्रेन कंट्री को, ताकि जो इशू है उसको सॉल्व किया जा सके। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।